हिंदी शिक्षण की इस ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आशा है कि आप सभी बच्चे अनुशासित जीवन का पालन करते हुए अपने माता पिता के सानिध्य में सुरक्षित हैं। बच्चों, आज हम व्याकरण भाग के एक और उपविषय समास के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी उपविषय को समझने के लिए आवश्यक है कि उसका शाब्दिक अर्थ एवं परिभाषित रूप हमें पता हो, ताकि हम उपविषय को समझकर सरलता से अभ्यास कार्य को हल कर सके। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम समास के अर्थ को जानते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संग्रह, संक्षेप, मिश्रण, सम्मिलन या छोटा रूप आदि। इसके पश्चात हम समास की परिभाषा देखेंगे। परिभाषा के रूप में अगर हम कहें तो समास क्या है, इस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे कि व्याकरणिक दृष्टि से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं और यही समस्त पद समास कहलाता है। समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुब्रीहि समास। तो सबसे पहले हम आज अव्ययीभाव समास पे आएंगे। अव्ययीभाव समास से अभिप्राय है ऐसा समास जिसमें पहला खंड प्रधान होता है। तो पहले खंड को हम मानेंगे। जैसे रातों रात हमारे पास शब्द दिया है, तो रातों रात दोनों शब्द समान है। हालांकि इनके बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह लगा है। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। आज जन्म या अकारण इस तरह के शब्द होंगे। अजन्म, जन्म से लेकर अकारण, बिना किसी कारण के। यहाँ यथा शब्द का प्रयोग भी होता है बच्चों। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा बुद्धि, बुद्धि के अनुसार। तो इस तरह के जो अव्यय शब्दों से शुरू समास होंगे वो शब्द सभी कहलाएंगे अव्ययीभाव समास के शब्द। जिस समास का पूर्व या पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे हमारे पास समस्त पद है बेशक, तो बेशक का हम अर्थ लेंगे कि समास विग्रह में बेशक का मतलब है शक के बिना। तो इस तरह अव्ययीभाव समास में जो बेशक शब्द है हमारा वो अव्यय शब्द है। इस तरह अव्यय शब्द के सहयोग से हमारा जो समस्त पद है वो क्या बन गया है, अव्ययीभाव समास का शब्द बना है। दूसरा है हमारे पास तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान हो तथा पूर्व पद गौण होता है वहां तत्पुरुष समास होता है। अब तत्पुरुष समास के जो भेद है हमारे उपभेद, उसके नाम और कारक चिन्हों का हमें ज्ञान होना आवश्यक है, तभी हम तत्पुरुष समास के सभी उपभेदों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो नाम इसमें जो मैंने यहाँ लिखकर आपको दिए हैं, इसके साथ जो कारक चिन्ह लगते हैं वो उसके सामने लिखे गए हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा लगता है इसमें। संप्रदान के लिए अपदान से जुदाई, संबंध का के की अधिकरण में पर। तो कारक विभक्तियां सभी बच्चों ने याद करनी है और उसके साथ उसके कारक चिन्हों को याद करना है, तभी हम तत्पुरुष समास के सभी उपभेदों को आसानी से हल कर पाएंगे। कर्म तत्पुरुष समास की कारक विभक्ति है को। मूर्तिकार, मूर्ति को बनाने वाला। कालजयी, काल को जीतने वाला। शाकाहारी, शाक को खाने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। जलधर, जल को धारण करने वाला। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। आदमखोर, आदमी को खाने वाला। दूसरा उपभेद है तत्पुरुष समास का करण तत्पुरुष समास। तो करण तत्पुरुष समास में हमारे पास कारक विभक्ति लगती है से या द्वारा। मन चाहा, मन से चाहा। शोक ग्रस्त, शोक से ग्रस्त। हस्त लिखित, हस्त या हाथ से लिखित। रतन जड़ित, रतन से जड़ित। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। भयभीत, भय से भीत। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। जब हम इन समस्त पदों को बनाएंगे तो हम बीच में से जो कारक चिन्ह होगा उसको हटा देंगे और इस तरह हमारा समस्त पद
बनेगा। जब समस्त पद का विग्रह करना है तो कारक विभक्ति लगाकर हम उसका विग्रह करेंगे। तीसरा है हमारे पास संप्रदान तत्पुरुष समास। तत्पुरुष का तीसरा भेद, उसमें कारक विभक्ति लगती है के लिए। अब हम उदाहरण करेंगे बच्चों इसके। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। तो इस तरह हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास पूरा हुआ। उसका अगला भेद है हमारे पास उपभेद अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में कारक विभक्ति लगती है से या पृथक होना या जुदाई होना जिसमें दर्शाया जाता है, वो होता है अपादान तत्पुरुष समास। पाप मुक्त, ये समस्त पद है हमारा। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हम कारक विभक्ति लगाएंगे से, पाप से मुक्त। गुणहीन, गुण से हीन। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। लक्षण रहित, लक्षण से रहित। जल रिक्त, जल से रिक्त। व्यय मुक्त, व्यय से मुक्त। कर्महीन, कर्म से हीन। इस तरह हमने क्या करना है, कारक विभक्ति का प्रयोग करते हुए इन समस्त पदों का विग्रह करना है। और अगर प्रश्न में आए कि आप विग्रह में से समस्त पद बनाएं तो हम क्या करेंगे, इस कारक विभक्ति को हटा देंगे और इन दो शब्दों को आपस में जोड़कर एक शब्द बनाएंगे, वो बनेगा हमारा समस्त पद। अगला उपभेद है हमारे पास संबंध तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष का अगला भेद है। इसमें लगता है का के की, जो अन्य किसी वस्तु से या व्यक्ति से संबंध को दर्शाता है। अमृत पात्र, यहाँ संबंध बताया जा रहा है अमृत का कि पात्र के साथ, कि वो पात्र किसका है, अमृत का पात्र है जिसमें अमृत भरा हुआ है। भूदान, भू का दान। पूजा स्थल, पूजा का स्थल। गणेश, गण का ईश। काठ गोदाम, काठ का गोदाम। मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजमहल, राजा का महल। अधिकरण तत्पुरुष समास। इसकी कारक विभक्ति है में और पर। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। धर्मवीर, धर्म में वीर। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। कार्यकुशल, कार्य में कुशल। नरोत्तम, नरों में उत्तम। अब कर्म तत्पुरुष समास के बाद कर्मधारय समास तीसरा समास है, उसको करेंगे हम। कर्मधारय समास में सबसे पहले हमें ये ज्ञान होना आवश्यक है कि कर्मधारय समास होता क्या है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है, जिसमें वस्तु की तुलना की जाती है, परंतु जिस वस्तु की तुलना की जाती है वो उपमेय और जिसके साथ तुलना की जाती है वो उपमान कहलाता है। जैसे उदाहरण में बताया गया है कि उपमेय का मतलब है कैसा, किसके समान है, उपमान जैसा, जो जिसके समान है। अगर हम यहाँ उदाहरण देंगे कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुख हमारे पास उपमान है और चंद्रमा उपमेय है जिसके साथ हम उसकी तुलना कर रहे हैं। तो इस तरह हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। पूर्व पद से अभिप्राय है जैसे नील हमारा पूर्व पद है और गगन हमारा उत्तर पद है। तो विशेषण और विशेष्य यहाँ अगर हम ले तो विशेषण हमारा है नील, नील मतलब नीला रंग उसका। गगन का अर्थ है आकाश। तो हम जब इसका विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे नीला है जो गगन है। जो शब्द का प्रयोग करके बीच में हम क्या करते हैं, इन दोनों शब्दों का विग्रह करते हैं, या रूपी शब्द का प्रयोग करके या किसी समानता को दिखाकर हम क्या करते हैं, इस कर्मधारय समास में विग्रह करते हैं सब शब्दों का। परण कुटी, परण से बनी कुटी। कायर पुरुष, कायर है जो पुरुष। पीतांबर, पीत है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। कायर पुरुष, कायर है जो पुरुष। नेत्र कमल, कमल के समान
नेत्र। हमने यहाँ के समान का प्रयोग करके क्या कहा, समानता बताई विशेषण और विशेष्य की। तो इस तरह से भी इन समस्त पदों का विग्रह होता है। चरण कमल, कमल के समान चरण। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। बीरबाला, बीर है जो बाला। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। महाकाव्य, महान है जो काव्य। नील गाय, नीली है जो गाय। शोक सागर, शोक रूपी सागर। कमल नयन, कमल के समान नयन। तो इस तरह के शब्दों को का बीच में प्रयोग करके हम क्या करेंगे, इस समस्त पद का विग्रह करेंगे। और जब हमने समस्त पद बनाना है तो हमने है जो या के समान इन शब्दों को बीच में से जिनके साथ हम तुलना कर रहे हैं उन शब्दों को हटाकर क्या करना है, दो शब्दों को आपस में जोड़कर समस्त पद बनाना है। बच्चों, आशा करती हूँ कि ये तीनों समास और तत्पुरुष समास के उपभेद आप सभी को समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को इससे संबंधित कोई प्रश्न रहता है तो मेरे दूरभाष नंबर पर पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप सभी बच्चे क्या करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और अच्छी तरह से समास को देखकर समझकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिख लें। धन्यवाद। आज का विषय मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ खत्म करती हूँ। पुनः धन्यवाद।